मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हाँ, मैं वही यूनिवर्सिटी हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी, पागल राक्षस, क्रूर और सनकी तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे बुक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सुध नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे झलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं नालंदा को क्यों तहस नहस किया वो बताता हूं। मेरी कहानी सुनोगे भारत के लाडलो तो आपकी आंखें भी भीग जाएगी। कृंदन भरी आंखों और रुदे हुए गले के साथ मैं आज सुनाता हूं मेरी कहानी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1,600 के लगभग पंडित आचार्य हमेशा मौजूद रहते थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरोधी की तबीयत खराब हो गई थी। किसी गंभीर बीमार ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने निम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। किसी गंभीर बीमार ने उसे जकड़ लिया। ईश्वर स्वरूप उन राजाओं के पद चिन्हों की आहट में सुन सकता हूं। मेरे यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। वेणसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्म कीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांस्य की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इनके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। बड़गांव नालंदा का निकटतम गांव है। यहाँ एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा से थोड़ी दूर पर सिलाव स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई खाजा के लिए प्रसिद्ध है। इनके पास ही राजगृह है। मेरे प्रांगण में मौजूद लाइब्रेरी पूरे 9 मंजिला बड्ढा था, जिसको कुछ इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जला दिया। मेरी लाइब्रेरी में 3 बिल्डिंग हुआ करती थी। उनके नाम हुआ करते थे रत्नाददी, रत्नसागर और रत्न नीरजक। 12 शताब्दी में जब खिलजी की क्रूर और मूर्ति भुजक विरोधी मानसिकता ने मुझे तहस नहस कर दिया, मेरी विश्व प्रेषित लाइब्रेरी में आग लगा दी और मैं पूरे 6 महीनों तक धू धू कर जला। मेरे देशवासियों, आपने उस लाइब्रेरी में क्या खोया वो आप अभी नहीं समझ सकते। हजारों वर्षों की रिसर्च, लाखों पांडुलिपि, हजारों करोड़ों रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स धू धू कर जल गए। 6 महीने इसलिए लग गए क्योंकि उस समय पेपर नहीं हुआ करते थे। अधिकांश पांडुलिपि और रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स ताम्र पत्रों पर उकेरे जाते थे। पूरी लाइब्रेरी के प्रांगण का नाम धर्मागंज हुआ करता था।
आपको हवाई मार्ग और SDDHC मार्ग अथवा रेल मार्ग से यात्रा करनी पड़ेगी। हवाई मार्ग के लिए निकटतम एयरपोर्ट यहाँ से 79 किलोमीटर दूर निकटतम हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। रेल मार्ग के लिए नालंदा में भी रेलवे स्टेशन है, किंतु यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन राजगीर है। राजगीर जाने वाली सभी ट्रेनें नालंदा होकर जाती हैं। सड़क मार्ग नालंदा सड़क मार्ग द्वारा कई निकटवर्ती शहरों से जुड़ा है। अगर आप राजगीर से आते हैं 79 किलोमीटर दूर पड़ता हूँ, वही आप गया से आते हैं 79 किलोमीटर दूर स्थित हूँ, लेकिन बोध गया से आते हैं तो मैं 110 किलोमीटर सड़क मार्ग द्वारा दूर मिल जाऊंगा। तो महानुभावों, मेरे बारे में आपके दिमाग में कुछ तो प्रतिक्रिया जरूर आई होगी। वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं।